ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कंटिन्यू करेंगे सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशंस डिस्कस किया था, तो होपफुली आप लोगों ने वो घर पे करके भी देखा होगा। तो मैंने बोला था कि मैं आगे स्टार्ट करूँगा कि जो मैटर है उसकी यूनिट क्या है, वो मोल होती है। तो जब मैं मोल को देख रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ स्टूडेंट्स को शायद अभी ना तो एटॉमिक मास पता होगा, और एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास में क्या डिफरेंस है, मॉलिक्यूलर मास और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास में क्या डिफरेंस है, ये पता नहीं है। तो उसके लिए हमें पहले थोड़ा सा और बेसिक स्टडी करना पड़ेगा। तो मैं आज आपको मोल कंसेप्ट ना बता के लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को एक बार जैसे ही एटम्स मॉलिक्यूल्स और उनका रिलेटिव एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास पता चल जाएगा, देन आई विल प्रोसीड विद द मोल कंसेप्ट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। पहली चीज तो इसमें लॉज यू नो वेरी वेल, बट केमिकल कॉम्बिनेशंस का मतलब क्या है? तो केमिकल कॉम्बिनेशंस का मतलब है जब कोई भी चेंज अगर हुआ है, कोई प्रोसेस हुई है, प्रोसेस मतलब होता है चेंज। जब कोई चेंज को आप केमिकली रिप्रेजेंट करें, सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, तो उनको बोलते हैं हम लोग क्या? केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन। और जो ये केमिकल इक्वेशन है ये कुछ लॉज पे बेस्ड है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी लिख दें और वो केमिकल इक्वेशन एक्चुअल में एग्जिस्ट करे, ऐसा नहीं है। कोई भी चेंज को जब आप सिंबल्स की फॉर्म में लिखोगे तो वो कुछ लॉज को फॉलो करनी चाहिए, और उन्हीं को बोलते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। तो मैं यहाँ पे पहले लिखता हूँ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस क्या है। पहले केमिकल इक्वेशन बता दें। केमिकल इक्वेशन क्या है? व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन, और सिंपली एन इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या है? The symbolic representation of any chemical change is known as chemical equation. is known as chemical equation. क्लियर है? अब केमिकल इक्वेशन में फॉर एग्जांपल लाइक हमने ले लिया सोडियम क्लोराइड NaCl, सबको पता है, जो हम लोग टेबल साल्ट जिसको बोलते हैं, घर में यूज करते हैं, ये वो नमक है। और सिल्वर नाइट्रेट हमने ले लिया AgNO3। स्टूडेंट्स थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा आप लोगों को, धीरे धीरे ये सारी चीजें समझ में आने लग जाएंगी। नाइट्रेट होता है NO3 नेगेटिव, धीरे धीरे समझ में आएगा। अभी तो लिख लें आप लोग, सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट, ये रिएक्शन हुई और क्या हुआ, ये बना लिया सोडियम नाइट्रेट प्लस AgCl, सोडियम क्लोराइड के प्रेसिपिटेट्स बन गए। तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट, तो ये केमिकल चेंज था जिसको हमने सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, इस केमिकल चेंज को हमने सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, इवन द फिजिकल changes can also be represented in terms of symbols, and hence such equation is known as physical equation. क्या बोलेंगे उसको? फिजिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में केमिकल चेंजेस को दिखाएंगे जब केमिकल चेंज होगा, और फिजिकल में क्या होगा, उनकी कंपोजिशन में चेंज नहीं आएगा, सिर्फ उनकी फिजिकल अपीयरेंस में, फिजिकल स्टेट में चेंजेस आएंगे। फॉर एग्जांपल लाइक मेल्टिंग ऑफ आइस, ये है आइस, सॉलिड लिख दिया H2O सॉलिड, दिस इज एन आइस, और इसको कन्वर्ट कर दिया H2O लिक्विड,
ये वाटर ही है दोनों, बट ये सॉलिड स्टेट में आइस और ये है वाटर इन लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट जो आगे मैंने ब्रैकेट में लिखा है ये लिक्विड है L, और यहां ब्रैकेट में दिस इज सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट जो पैरों में लिखा जाए, सुपरस्क्रिप्ट जो सिर पे लिखा जाए। अगर इसके सिर पे लिखेंगे सुपरस्क्रिप्ट और जो इसके पैरों में लिखेंगे वो सबस्क्रिप्ट है। तो ये सबस्क्रिप्ट जो है, ये सबस्क्रिप्ट की फॉर्म में इसकी फिजिकल स्टेट लिख दी। तो देखें केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आ रहा, सिर्फ उनकी फिजिकल स्टेट में चेंज आया। तो ये है फिजिकल इक्वेशन। ठीक है, फिजिकल इक्वेशन या केमिकल इक्वेशन जो है इट कंसिस्ट्स ऑफ किससे बनी होती है? केमिकल इक्वेशन या इक्वेशन कंसिस्ट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स and both are separated by an arrow। दोनों ही किससे सेपरेट होंगे? एन एरो। अब बात करते हैं रिएक्टेंट क्या है। रिएक्टेंट्स वो होते हैं द species which react and hence undergo some change is known as reactant। उसको बोलते हैं रिएक्टेंट। जो स्पीसीज रिएक्ट करेगी और उसमें कुछ ना कुछ चेंज आएगा तो वो है रिएक्टेंट, और जो चेंज होने के बाद जो चीज बनेगी प्रोडक्ट्स। द species formed on reaction or after some change is known as product। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं प्रोडक्ट। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में एरो की टेल के साइड में जो लिखे हैं वो होते हैं रिएक्टेंट्स, ये हैं रिएक्टेंट्स, और जो एरो के हेड की तरफ लिखे गए हैं वो हैं क्या? प्रोडक्ट्स। क्लियर? यहां पे ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। क्लियर? जिसमें चेंज आए और चेंज होने के बाद जो फाइनली चीज बनेगी वो तो है प्रोडक्ट, और जो पहले था जिसमें चेंज आया था वो था रिएक्टेंट। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो केमिकल इक्वेशन है जब हम सिंबल्स की फॉर्म में किसी केमिकल चेंज को या फिजिकल चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं इक्वेशन। क्लियर? दैट इज इक्वेशन। तो ये है केमिकल इक्वेशंस। अब लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस क्या है? ऐसा नहीं है कि ये लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस ही हैं, ये फिजिकल कॉम्बिनेशंस भी हो सकते हैं, बट जनरली क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं हमारा मेन फोकस केमिकल्स पे रहता है, तो इसीलिए हम लोग केमिकल कॉम्बिनेशन लिखते हैं। बट दिस इज नॉट द एप्रोप्रिएट टर्म, इट शुड बी द लॉज ऑफ फिजिकल कॉम्बिनेशंस एज वेल एज केमिकल कॉम्बिनेशंस। तो क्या है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस? ड्यूरिंग एनी physical or chemical change during the representation है मतलब chemical equation, representation of any physical or chemical change, certain laws are followed known as लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। कुछ लॉ फॉलो होंगे और उन लॉज को ही क्या बोलेंगे? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। ठीक है? जनरली फॉलोइंग फाइव लॉज आर followed during the representation of chemical or physical change।
तो ये लॉज रहेंगे। तो पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आगे पता चलेगा कि ये मास मास नहीं है, एनर्जी एंड मास है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। कांस्टेंट कंपोजिशन कंपोजिशन। तीसरा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। बिल्कुल सारी बातें क्लियर हो जाएंगी आप लोगों को। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। फोर्थ इज द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। And the fifth one is the law of combining वॉल्यूम्स। गे-लुसेक ने दिया था, इसलिए गे-लुसेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम भी बोलते हैं। ये पांच लॉज हैं। इसमें मेनली आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जनरली जो लोग बोलते थे पहले कि सिर्फ 3 लॉज पे बेस्ड ही हम लोग लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस कहते थे। वो पहले 3 थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लेकिन आजकल क्योंकि जैसे जैसे रिसर्च बढ़ती है, जैसे जैसे नई नई डिस्कवरीज होती हैं, हम लोग काम करते जाते हैं, वैसे वैसे लॉज भी नए नए आते चले जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, सभी के नाम में ही उनकी डेफिनेशन है। क्लियर? दूसरी चीज और समझ लें कि ज्यादातर बच्चे ना इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये इतने याद हो जाएंगे क्या? आराम से याद हो जाएंगे। मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा इनके न्यूमेरिकल सॉल्व करने की, खासकर इन 2 के। तीसरा तो आसान है और चौथा तो एप्लीकेशंस बहुत हैं, इसलिए उसको आगे यूज करेंगे। तो मेनली आपको कंजर्वेशन ऑफ मास तो आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, कांस्टेंट कंपोजिशन और मल्टीपल प्रोपोर्शन मेन है। इन पे ही ज्यादातर जेई एडवांस में क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो नाउ लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। पहला शुरुआत करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कई सारे स्टूडेंट्स, मैं देखो बताता तो जाऊंगा कि डिस्कवरी किसने की, कब की, बट मैं आपको यही कहूंगा कि ये रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप कंसेप्ट को समझ लें। क्लियर? आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, कंसेप्ट को समझ लेना है और इसमें ज्यादा इंडल्ज होने की जरूरत नहीं, कौन सा लॉ कब किसने दिया। अब क्योंकि एनसीईआरटी की गाइडलाइंस है, सीबीएसई की गाइडलाइन है कि क्रेमिंग से ज्यादा कंसेप्ट पे फोकस करना है हम लोगों ने। तो पहला लॉ शुरू करते हैं, दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास। Law of conservation of mass. तो law of conservation of mass, it was proposed by Antony Lavoisier. Antony Lavoisier in 1789. Hopefully आइडिया हो गया होगा। अगर फिर भी नहीं है तो आप लोग मेरा एक जो मैंने वीडियो डाला था, सम ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द केमिस्ट्री, तो वहां पे भी जाके आप पता कर लेंगे कि लेवोजियर ने काम क्या किया था। तो लेवोजियर ने क्या काम किया था, आइडिया है आप लोगों को? लेवोजियर ने काम किया था कि उसने ऑक्सीजन की डिस्कवरी की थी। आगे आता जाएगा, मैं बताता जाऊंगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, नाम से ही पता चला, कंजर्व वो चीज होती है जिसमें चेंज ना आए। तो किस में चेंज ना आए? मास में। तो क्या कहता है ये लॉ? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ना तो मास को आप क्रिएट कर सकते हैं, मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed, but can be transformed from one form to another form. आप इसकी एक फॉर्म से
दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हो। ट्रांस मीन्स चेंज होता है, फॉर्म इज फॉर्म। तो जब आप उसकी फॉर्म बदल दे, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा। उसका ना तो नया मास बनेगा, इस यूनिवर्स में जो मास एक बार आ गया वो वही रहेगा, और जो मास नहीं है वो नया आप क्रिएट नहीं कर सकते, और जो है उसको खत्म नहीं कर सकते। याद होगा आप लोगों ने गीता में श्री कृष्ण भगवान ने बोला था कि जो आत्मा है वो अजर है, अमर है। तो वो मास से ही मतलब है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड। यू नो वेरी वेल, मैं ये तो डेफिनेशन होगी सिंपल सी। एज वी नो, आपको क्या पता है, मैटर इज एनीथिंग, एनीथिंग हैविंग मास, एनीथिंग हैविंग मास एंड occupies some space and can be felt by any of our five senses। किसी भी हमारे एक सेंस ऑर्गन से उसका पता चल जाए, वही मैटर है। यही है। तो आप क्या कर सकते हो, लॉ ऑफ अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड। अब मास ही मैटर में क्या है, मास है, तो इसीलिए तो हम क्या कह सकते हैं, hence we can say matter is indestructible। ये डिस्ट्रक्ट नहीं हो सकता है, डिस्ट्रक्टिबल। क्या मतलब है इस बात का, तो क्या कह सकते हो, सो लाइक मास मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed but can be transformed। लेकिन क्या हो सकता है, ट्रांसफॉर्म हो सकता है, ट्रांसफॉर्म्ड। आप लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी पढ़ा है। अब मैं इस लॉ का नाम बदलने जा रहा हूं, और वो क्या करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी की फॉर्म में लिखते हैं हम इसको। तो क्या करते हैं, अब तक थोड़ी देर पहले आप लोगों को मैंने एक बार एक न्यूमेरिकल दिया, बच्चों से पूछा कि जैसे भाई मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, ये डिकम्पोज हो गया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। तो क्या हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट जब कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूटा, लेट इट इज 30 ग्राम, ये 30 ग्राम है, और ये है 10 ग्राम, तो ये कितने ग्राम होगा, तो ये कितने ग्राम होगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यहां से समझते हैं भाई क्या कह रहा है ये लॉ। तो यहां से मैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होगा, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स के टोटल मास के बराबर होगा। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। यही तो हुआ ना भाई, जो रिएक्टेंट था अब ये पूरा का पूरा टूट गया, किस में चला गया, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में आ गया। तो इसका मतलब अगर ये 30 ग्राम था तो अब ये कितने ग्राम होगा, तो मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है भाई, मास ऑफ रिएक्टेंट्स मैं बता चुका हूं, रिएक्टेंट जो एरो के लेफ्ट साइड में लिखे गए हैं, मतलब उसकी टेल की तरफ। तो मास ऑफ रिएक्टेंट्स कितना है, मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू 30 ग्राम, और ये किसके बराबर होगा, मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्लस मास ऑफ CO2, क्योंकि यही दो प्रोडक्ट बने। तो ये कितना था 10 ग्राम, तो मास ऑफ CO2 कितना आ जाएगा, तो मास ऑफ CO2 विल बी इक्वल टू 30 माइनस 10 दैट इज 20। तो देखो एग्जामिनर को यहाँ पे बताना पड़ेगा कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। तो ये 20 ग्राम आ गया, तभी तो जाके ये 10 + 20 में होगा। तो मेरे से कुछ स्टूडेंट्स ने इस पे सवाल किया कि सर क्यों, क्या कुछ एनर्जी रिलीज नहीं होगी क्या, या क्या कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होगी क्या, बिल्कुल होगी। तो यहां से मैं अब इसको क्लियर कर रहा हूं। तो याद रहे, ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज, ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज some mass of matter
matter is converted into energy, and hence the total mass of products may be lesser than total mass of reactants, उससे कम हो सकता है। तुम कहोगे कैसे सर, मास से एनर्जी में कैसे? तो इट इज बेस्ड ऑन आइंस्टीन रिलेशन। मैंने पिछले लेक्चर्स में जब आपको मैटर एंड एनर्जी पढ़ाया था वहां पे बताया था आइंस्टीन रिलेशन के बेस पे एनर्जी इज इक्वल टू mc स्क्वायर। यहाँ पे E इज द एनर्जी, m इज द मास ऑफ मैटर कन्वर्टेड इन एनर्जी, जो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है, कन्वर्टेड इन एनर्जी, एंड c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, जैसा आई हैव एक्सप्लेन्ड। तो मास ऑफ मैटर कन्वर्टेड इन एनर्जी, तो इस रिलेशन से वो किस में कन्वर्ट हो गया है? वो कुछ एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। सो नाउअडेज, इसलिए क्या किया गया है, इस लॉ का नाम बदल दिया गया है। सो नाउअडेज instead of law of conservation of mass, we use law of conservation of mass and energy। हम क्या यूज करते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ mass and energy can neither be created nor be destroyed। ना तो ये क्रिएट की जा सकती है ना डिस्ट्रॉय, बट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड, इसकी फॉर्म बदल सकते हो और कुछ नहीं भाई। सो दिस इज द एक्चुअल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बजाय क्या यूज किया जाता है आजकल? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। तो दिस इज द बेसिक रूल। आप लोगों से कोई मैटर की टर्म में पूछ ले तो मैटर की टर्म में बता देना, मास की फॉर्म में पूछ ले तो मास की फॉर्म में, मास एंड एनर्जी की फॉर्म में पूछे तो मास और एनर्जी की फॉर्म में। मैं ये सारी बातें आप लोगों को पिछले मैटर एंड एनर्जी में एक्सप्लेन कर चुका हूं। ओके, तो चलें अब आगे। अब कुछ एग्जाम्पल्स से जानते हैं। तो सम एग्जाम्पल्स देखते हैं, सम एग्जाम्पल्स एक्सप्लेनिंग, बहुत सिंपल है, एग्जाम्पल्स एक्सप्लेनिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, तो पहला है ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज, जब कोई फिजिकल चेंज हो, ड्यूरिंग ए फिजिकल चेंज। मैं डायरेक्ट बता दूं तो आप लोगों को, मैंने आइस लिया H2O सॉलिड, ठीक है, इन अ कंटेनर, एक कंटेनर में, क्लोज्ड कंटेनर था, कंटेनर को बंद करके रखा गया, एंड वेट, और इसको वे कर दिया गया, और इसका वे कितना आ गया? लेट इट्स मास बी कितना मान लें? x ग्राम, ठीक है। इट इज अलाउड टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड। ये लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए हमने अलाउ कर दिया कि भाई हो जाओ कन्वर्ट। सॉलिड था, आइस थी, किस में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड में। देन इन सेम कंटेनर, उसी कंटेनर के अंदर भाई हमने कंटेनर को नहीं बदला है, ना हमने बाहर से कुछ डाला, बस ये किस में कन्वर्ट हो गया? वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो क्या होगा? एंड वेट अगेन, इसको वे किया गया दोबारा से, तो क्या होगा? तो मास ऑफ H2O लिक्विड इन सेम कंटेनर क्या आएगा? बता सकते हो?
क्या मास बदल जाएगा क्या? तो आप लोगों का आंसर होगा नहीं सर, अगर आपने पहले x ग्राम लिया था तो x ग्राम ही आएगा। तो देखें ये आपके पास केमिकल रिएक्शन थी, केमिकल नहीं सॉरी फिजिकल चेंज था। तो फिजिकल चेंज के ड्यूरिंग आपको लॉ फॉलो करवाना था। तो लॉ कौन सा फॉलो करवाया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो मास ना तो नया कोई क्रिएट किया इन्होंने, ना पुराना मास डिस्ट्रॉय हुआ। अगर ये x ग्राम था तो लिक्विड में भी x ग्राम ही आएगा। तो टोटल मास कंजर्व रहा, दैट इज नॉट चेंज्ड। तो दैट इज व्हाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज फॉलोड। क्लियर? तो दिस इज इन ड्यूरिंग ए फिजिकल चेंज। ड्यूरिंग ए केमिकल चेंज, ड्यूरिंग ए केमिकल चेंज, अब केमिकल चेंज देख लेते हैं कोई केमिकल चेंज, थोड़ा सा समझते हैं। इन प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस आप लोग याद रखें, मैं 3 टाइप की रिएक्शंस बताऊंगा और उन्हीं पे ही फोकस करना, वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगेगा। फॉर्मेशन में ऐसे लॉ नहीं अप्लाई किए जाते। ओके, तो वो बहुत सारे लॉज हैं, इसलिए आप लोग इन्हीं चीजों पे फोकस करें जो मैं पढ़ा रहा हूं। दूसरी चीजों पे अगर आप गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो पहला है इन प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस देखते हैं। प्रेसिपिटेशंस में क्या होता है, 2 लिक्विड ले लो, ऐसे समझो इस चीज को, जैसे दूध लिया, दूध में आपने खट्टा डाला तो क्या हो गया, उसमें से कर्ड में कन्वर्ट होना शुरू हो गया या उससे फैट अलग होना शुरू हो गया, होता है ना ऐसे ही। इसी को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। कोई चीज लिक्विड स्टेट में है और उसका कुछ हिस्सा किसी और चीज को मिलाने से उसका कुछ हिस्सा किसमें कन्वर्ट हो जाए, सॉलिड स्टेट में, तो उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। प्रेसिपिटेट्स हो गए, सॉलिडिफाई हो गया उसका कुछ हिस्सा। जैसे दूध था, दूध में फैट होता है, जैसे ही आपने खट्टा डाला तो क्या हो गया, फैट दूध से अलग होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसी को, या आपने क्या किया, उसको मथनी से मथना शुरू कर दिया, फिजिकली आपने चेंज करना शुरू कर दिया तो उससे फैट अलग हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड द प्रेसिपिटेशन। इसको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होगी, तो सॉलिड्स में कन्वर्ट होने लग गया इन प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। तो क्या किया, एक लैंडोल्ट नाम का बंदा था, लैंडोल्ट, लैंडोल्ट ने एक एच शेप की ट्यूब ली, ठीक है, एच शेप की ट्यूब ली और उसने क्या किया है, दिस इज कॉल्ड द लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट। दोनों में पहले तो भर दिया, एक साइड में तो भर दिया है क्या, NaCl, ये सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, और एक तरफ भर दिया है, मैं कलर चेंज करके देखता हूं, ओके, इधर हमने ले लिया है सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, ये सिल्वर नाइट्रेट है, यहां तक ये सिल्वर नाइट्रेट है, इसको बंद किया गया है, यहां से बंद कर देते हैं। और यहां पे ये क्या है, ये है, ऊपर से अब कॉर्क लगा दी है, बाहर से कुछ ऐड नहीं करना अब आपने, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसका वे कर लो, वे कर लिया भाई, इस पूरी की पूरी ट्यूब का वे कर लिया। इसका वे करने के बाद इसका मास आ गया, लेट इट इज x ग्राम आ गया, ठीक है, a ग्राम ले लेते हैं, a ग्राम आ गया, ठीक है। अब क्या किया, ये था सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, अब क्या किया, अब इसको टिल्ट कर दिया गया, ये या यहां से इसको छोड़ के और टिल्ट करके मिक्स करना शुरू कर दिया। NaCl प्लस AgNO3, एक्वस सॉल्यूशंस लिए थे, दोनों के सॉल्यूशंस लिए थे, मतलब ये प्योर सॉलिड स्टेट में नहीं थे। तो यहां से बन गया AgCl प्लस NaNO3, सोडियम नाइट्रेट। सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट, जब प्रेसिपिटेट बने, कोई चीज सॉलिड बने, तो उसको एरो, डाउनवर्ड एरो लगा देते हैं, डाउनवर्ड एरो। अगर कोई गैस बनती है तो ऊपर का एरो लगाते हैं, दिस इज फॉर द गैस, ये भी मुझे बेसिक टर्म्स में बताना चाहिए था। और ये है डाउनवर्ड एरो, ये किसके लिए है, प्रेसिपिटेट्स या सॉलिड स्टेट के लिए, ठीक है भाई। ये बन गए प्रेसिपिटेट, दोनों को मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद क्या हो गया, प्रेसिपिटेट्स आ गए, ठीक है। अब इसका वे करो, वे किया तो क्या, मान लो इसका कितना आता है, 1 ग्राम। जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट होगी तो अब क्या आएगा, क्या अब इसका वे अलग आ जाएगा, क्या इसका मास अलग आ जाएगा, नहीं, इसका मास भी क्या आएगा, 1 ग्राम, ठीक है। तो आफ्टर मिक्सिंग
mixing, there will be what? There will be precipitation, but the total mass will be equal to mass बिफोर प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन से पहले जो मास था उतना ही मास आ जाएगा, तो इसलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो गया। तो जितना रिएक्टेंट का मास था उतना ही मास किसका हो गया जी? प्रोडक्ट का मास हो गया। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस के अंदर भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है दूसरी रिएक्शंस लिखता हूं, इन डीकंपोजिशन रिएक्शंस। तो डीकंपोजिशन रिएक्शंस के अंदर क्या होगा? डीकंपोजिशन रिएक्शंस में हम लोग क्या करते हैं? डीकंपोज होगा। याद रहे फॉर्मेशंस के अंदर जब दो रिएक्टेंट आपस में मिले, दो या दो से ज्यादा, और तब जो प्रोडक्ट बने वो कोई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करता, उसमें लिमिटिंग लॉ लगता है, वो आगे पढ़ाऊंगा। अभी के लिए तो ये समझ लें कि डीकंपोजिशन, प्रेसिपिटेशन और फिजिकल चेंज, इन तीन जगह पे आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होगा। फॉर एग्जांपल लाइक KClO3, पोटेशियम क्लोरेट, दिस इज पोटेशियम क्लोरेट। देखो थोड़ा बहुत तो सिंबल आपको आने चाहिए, नाम मैं बता ही रहा हूं, धीरे धीरे आप लोग समझ जाएंगे। ये टूट गया KCl प्लस ऑक्सीजन के अंदर, ठीक है। अब क्या होगा, अगर ये था हमारे पास x ग्राम और ये था KCl A ग्राम बना और ऑक्सीजन हमारा B ग्राम बना, तो क्या होगा, x ग्राम किसके बराबर होगा? A प्लस B ग्राम के बराबर आएगा हमेशा। तो डीकंपोजिशन रिएक्शंस में भी जहां पर एनर्जी में ज्यादा चेंज ना हो वहां पर टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट किसके बराबर होगा? टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। मैं आपको बता दूं कि जब न्यूमेरिकल्स आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे सॉल्यूशन के लिए, तो याद रहे वहां पर अगर लिखा हो कि एज्यूम कि इट इज फॉलोइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो ही आप लोग क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? क्या यूज करेंगे? टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। टोटल मास कैसे निकालोगे? सभी रिएक्टेंट का मास जोड़ दोगे, समेशन ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट्स, समेशन का मतलब एडिशन है, इज इक्वल टू समेशन ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट्स। जिसको ना समझ में आए आप लोग थोड़ा सा अपनी पिछली क्लासेस को भी देख लें। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। क्लियर? तो ये बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स आते हैं, इसलिए इस पे भी मैं ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट लॉ, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब दूसरे लॉ पे आते हैं। तो दूसरा लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। तो भाई शुरुआत करते हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन क्या है? बहुत सिंपल सा लॉ है, और इसको समझने के लिए पहले तो आप लोग इसके बेसिक टर्म्स में ही जाएं कि कांस्टेंट का मतलब नो चेंज और कंपोजिशन का मतलब तो जिससे वो बना हुआ है, कंस्टिट्यूएंट से मतलब है इस चीज का। तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन की। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को किसने दिया था? इट वाज प्रपोज्ड बाय J.L. Proust, J.L. Proust in 1799। J.L. Proust ने लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को प्रपोज किया था इन 1799। Clear? So this is about it. Okay, we have a chalk. मैं यही सोच रहा था कहीं चौक ना खत्म हो जाए। J.L. Proust in 1799। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन समझे, करें शुरू। तो कांस्टेंट मतलब नो चेंज। जिन स्टूडेंट को नहीं पता है, कांस्टेंट का मतलब नो चेंज, जिसमें चेंज ना आए। कंपोजिशन वही होता है जिससे कोई चीज बनी हुई होती है, दैट इज कंपोजिशन। तो कंपोजिशन ना बदले, ऐसे समझते हैं जैसे कि मेरे पास
एक कंपाउंड बनाया कार्बन डाइऑक्साइड। मैं फिर बता दूं, ये ज्यादातर मैटर की बात है, मैटर से ही रिलेटेड है ये लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। तो इसीलिए आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा फोकस मास पे करना है, मास पे। हर लॉ में एक लॉ ऑफ वॉल्यूम को छोड़ दो, कंबाइनिंग वॉल्यूम को, बाकियों में मैक्सिमम आपको मास के बारे में ही जानना है। तो मास क्या होगा? मास कांस्टेंट होगा रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब बात आती है कार्बन डाइऑक्साइड बनाना हमने, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड बनाने का मेथड जानते हैं। कार्बन लिया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबशन कर दिया। जनरली लोग बोलते हैं कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको बर्न कर दिया। कंबशन जो होता है वो होता है कि ऑक्सीजन की एक्सेस सप्लाई। ऑक्सीजन अगर कम कर दोगे तो क्या होगा? जरूरी है क्या CO बन जाए? तो CO भी तो बन सकता है ना। अगर ऑक्सीजन कम डाल दी तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा, और कार्बन मोनोऑक्साइड बनना इज नॉट अ कंबशन। कंबशन होता है कंप्लीट बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज कंबशन। तो मैंने कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबस्ट कर दिया, CO2 बन गया। बता सकते हो कार्बन का एटॉमिक मास कितना और ऑक्सीजन का कितना है? कार्बन का एटॉमिक मास 12, मास रेशियो की बात करेंगे, और ऑक्सीजन के एक एटम का 16 है, तो 2 एटम का कितना हो गया? 32। तो किस रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं? 12:32 रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं ना। ये एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास की रेशियो। देखो इतना तो आइडिया होना चाहिए सभी स्टूडेंट्स को। कार्बन का एटॉमिक मास 12 है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, पर क्योंकि यहाँ पे 2 एटम है इसलिए 32, तो 12:32 रेशियो में आया। एक और मेथड से बनाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड को कंबस्ट कर दिया है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, तो CO2 बना कितनी रेशियो में? कार्बन 12:32। क्लियर? अब इसी तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट से बनाओ, कैल्शियम ऑक्साइड बना प्लस CO2, कार्बन का एटॉमिक मास 12:32। तो मुझे एक चीज बताओ कि CO2 के अंदर क्या इसकी कंपोजिशन बदली है क्या? अगर कोई भी एक कंपाउंड में बता चुका हूं मैटर में, जब कोई भी एक कंपाउंड आप एक से ज्यादा मेथड से बनाते हैं, तो किसी भी मेथड से बना लो, उसके कंस्टिट्यूएंट्स की मास रेशियो हमेशा क्या आएगी? सेम आएगी, कांस्टेंट आएगी। डिपेंड ही नहीं करता कि किस मेथड से बना, ठीक है। यही है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। तो क्या है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द mass ratio of components या constituents of any compound is always definite or constant irrespective of, किस पे डिपेंड नहीं करती? irrespective of method of preparation। आपने उसको किस मेथड से बनाया है इस पे डिपेंड नहीं करती है। वो किस पे? वो हमेशा क्या रहेगी? या तो वो डेफिनेट कह लो या फिर कांस्टेंट कह लो। इसीलिए इसका एक नाम ये भी है डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो हमेशा फिक्स आएगी। फॉर एग्जाम्पल लाइक CO2। क्लियर है? CO2 के अंदर मास रेशियो फिक्स आ रही है। क्लियर है? तो क्या बताया? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मास रेशियो ऑफ कंपोनेंट्स और कंस्टिट्यूएंट्स भी लिख देता हूं, कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एनी कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड की मास रेशियो इज ऑलवेज डेफिनेट इररिस्पेक्टिव ऑफ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन। आप उसको किस मेथड से बनाते हो उसका से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। क्लियर है? होपफुली आ रहा होगा समझ में। ज्यादातर केसेस में आप कहोगे कि सर फिर ऐसा तो बहुत सिंपल है, हम लोगों को कोई कह देगा H2O, तो H2O
भाई आप लोग इनिशियल स्टेज में हैं, हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि आपको पता ही नहीं कि H2O में हाइड्रोजन कितना, ऑक्सीजन कितना है। ठीक है, तो जैसे कि मैं बता दूं आपको, जैसे हाइड्रोजन की बात करें, हाफ ऑफ O2 गिव्स H2O बन गया। तो मास रेशियो क्या आएगी हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन की? हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1, तो यहाँ 2 है, तो 2 और ये आ गया 16। हमने बनाया मीथेन का कंबशन करवा दिया, CO2 प्लस H2O। यहाँ पर H2O बनाने का मेथड अलग हो गया, पर रेशियो तो सेम रही ना, 2:16। तो ये फिक्स मास रेशियो में कंबाइन करते हैं, किसी भी मेथड से बना लो। अगर एक ही कंपाउंड, सेम कंपाउंड को हम एक से ज्यादा मेथड से बनाते हैं तो उसकी मास रेशियो क्या रहेगी? फिक्स रहेगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन। आप किस मेथड से बनाते हो इससे कोई लेना देना है नहीं। अब इस लॉ की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। इस लॉ की लिमिटेशन क्या है? बहुत सारे स्टूडेंट्स तो यहीं से समझ गए होंगे कि सर हाइड्रोजन का अगर मैं आइसोटोप ले लेता तो जरूरी था क्या H2O ही ले लेता, मैं ड्यूटेरियम ले लेता तो आइसोटॉप्स क्या है पहले वो बता दूं। पहले हेडिंग डालते हैं, लिमिटेशंस ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। लॉ, लिमिटेशंस ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। तो पहली लिमिटेशन क्या है? दिस लॉ इज नॉट फॉलोड when the different isotopic forms of an element are involved। अगर एक से ज्यादा उसके आइसोटॉपिक फॉर्म्स इन्वॉल्व हैं तो ये लॉ फॉलो नहीं होगा। पहले जान ले आइसोटॉप्स क्या होते हैं। Isotopes, the elements having, जिन एलिमेंट्स का having same but differ in atomic mass। किस चीज में डिफर करेंगे? एटॉमिक मास, आर नॉन एज आइसोटॉप्स। जिनका एटॉमिक नंबर तो होगा सेम बट दे डिफर इन एटॉमिक मास आर नॉन एज आइसोटॉप्स। फॉर एग्जांपल लाइक H11 प्रोटियम, H12 ड्यूटेरियम एंड H13 ट्रीटियम। सबका एटॉमिक नंबर सेम है। ये जो नीचे सबस्क्रिप्ट लिखा है ये है सबका एटॉमिक नंबर और ये ऊपर क्या लिखा है? एटॉमिक मास। तो सबका एटॉमिक मास अलग है। अब अगर मैं H2O बना रहा हूं और एक बार तो H2O में मैं इसको दिखा देता हूं ड्यूटेरियम को D, इसको T, और ये एक बना दिया ड्यूटेरियम, तो क्या मास रेशियो आएगी इसकी? 2:1। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 है ड्यूटेरियम का एटॉमिक मास, तो यहाँ पे 2 है तो 4:16 नहीं हो जाएगी क्या? 4:16 तो अलग नहीं होगी क्या? तो जो एलिमेंट आइसोटॉपिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं और उनके आइसोटॉप्स भी इन्वॉल्व हो गए किसमें? रिएक्शन में, तो वो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को कभी भी फॉलो नहीं करते हैं। क्लियर है? कई सारे कंपाउंड्स ऐसे होंगे, तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, पहले कभी मैं लिखवाऊंगा, ये समझ गए होंगे, तो वहां पर ये लॉ फॉलो नहीं होगा। दूसरा है जी, कुछ एक कंपाउंड्स ऐसे होंगे, ऐसे समझते हैं जैसे मेरे पास C2H6O है, मेरे पास ये है। अब इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो देखें तो कितनी? 24, हाइड्रोजन का 6, ऑक्सीजन का 16 हो गया। लेकिन अगर मैं इसका कंपाउंड लिखूं C2H5OH और CH3OCH3, ये बन गया इथेनॉल, ये अलग कंपाउंड है और ये अलग कंपाउंड है। तो क्या होगा? क्या यहां पर भी आप लोग लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को अप्लाई करोगे क्या? यहां पर आपके पास कंपाउंड ही एक नहीं आया, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन तो फॉलो हो रहा है, पर आप ये बताओ कि यहां पर तो कंपाउंड बन गया इथेनॉल और यहां पर बन गया कोई ईथर, नहीं पता है, धीरे धीरे पता चल जाएगा। ये अल्कोहल, ये ईथर, तो दो अलग अलग कंपाउंड नहीं होंगे। लेकिन हमारी क्या थी डेफिनेशन लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन की? ये डेफिनेशन थी कि भाई
जब एक ही कंपाउंड होना चाहिए, सेम कंपाउंड्स को अलग अलग मेथड से बनाते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितने भी मेथड से बना लो, पर उनका जो मास रेशियो वो सेम आएगी। तो यहाँ मास रेशियो तो सेम है पर कंपाउंड अलग है, तो आप लोग इस पे लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन नहीं लगा सकते हैं। तो बताता हूं यहाँ पे क्या लिमिटेशन है। when the different compounds having same formula, then the law of constant composition is not applied. For example C2H5OH and CH3OCH3, इनका मोलिकुलर फार्मूला जो है, मोलिकुलर फार्मूला आगे आएगा, मैं डेफिनेशन पूरी बताऊंगा। मोलिकुलर फार्मूला क्या है? C2H6O। तो यहां पर जो मास रेशियो है, मास रेशियो क्या है? कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन की, दैट इज 24:6:16, 24:6:16। ये सेम है, बट मास रेशियो इज सेम बट कंपाउंड्स आर डिफरेंट। तो ये डेफिनेशन में फिट नहीं बैठता, बट कंपाउंड्स आर डिफरेंट। तो दीज आर दी लिमिटेशंस ऑफ कंपाउंड्स आर डिफरेंट। तो ये लिमिटेशंस हैं। जहां पे आइसोटॉप्स आए, आइसोटॉप क्या होते हैं? जिनका एटॉमिक नंबर तो हो सेम बट एटॉमिक मास हो अलग, उनको बोलते हैं आइसोटॉप्स। और दूसरा, जो एक से ज्यादा कंपाउंड्स हो, उनका मास रेशियो तो सेम रहेगी बट कंपाउंड अलग है, तो वहां पर भी लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन अप्लाई नहीं होता। मैं इसका न्यूमेरिकल का एक अलग से वीडियो डाल दूंगा, कांस्टेंट कंपोजिशन और मल्टीपल प्रोपोर्शन की ट्रिक्स के फॉर्म में, क्योंकि ज्यादा लेंथी होने लग रही है वीडियो, इसलिए मैं अगली वीडियो अगला लॉ भी बता दूं आपको। एक बार तीसरा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो अब हम लोग नए लॉ पे आ जाते हैं भाई, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ओके, तो लॉ ऑफ, दो लॉ पढ़ लिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लेवोजियर ने दिया, और ये दिया J.L. क्राउस ने, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। और अब आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये किसने प्रपोज किया था? जॉन डाल्टन, सबको पता ही है डाल्टन का एरा, पूरा बताऊंगा इसके बारे में। इन 1804 में इसने दिया था, ये लॉ का प्रपोज किया था। डाल्टन एक ये जो थे ब्रिटिश केमिस्ट रहे हैं, ये वैसे ही इज ए टीचर, ही वाज ए टीचर। तो जॉन डाल्टन इन 1804 में दिया था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो नाम से समझते हैं, मल्टीपल माने गुना, प्रोपोर्शन मीन्स रेशियो। प्रोपोर्शन का मतलब होता है रेशियो। तो किस रेशियो में कोई चीज है? प्रोपोर्शन मीन्स रेशियो। अगर यही रेशियो सेम रहे तो कांस्टेंट कंपोजिशन, और अगर मल्टीपल में आ जाए तो मल्टीपल प्रोपोर्शन। भाई गुना में अगर सेम आ रही है, जैसे 2:16, सभी में 2:16 आ रही है, इसका मतलब मल्टीपल प्रोपोर्शन। और अगर आ रही है 2:16, 2:32, 2:48, मल्टीपल में चल रहा है, तो ये मल्टीपल प्रोपोर्शन है, ऐसे समझते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिले, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ने कंबाइन करके पहला कंपाउंड बनाया N2O, इसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। ज्यादातर बच्चों को पता होगा, नाइट्रस ऑक्साइड इज द लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड। तो यहां पर रेशियो देखें, इधर लिख देते हैं नाइट्रोजन इज टू ऑक्सीजन। कितना है भाई? नाइट्रोजन का मास कर दो फिक्स, नाइट्रोजन का कितना हो गया? 28, ऑक्सीजन कितना हो गया? 16। नाइट्रोजन के एक एटम का मास 14 होता है, तो 14 × 2 28, O का 16। ये सब मिलेगा आपको एग्जाम्स में, मेंशन होगा बकायदा, तो इसलिए डरने की बात नहीं। N2O2, अब ऑक्सीजन 28:32। अगला N2O3, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड
28:48, 16 का मल्टीपल कर रहा हूं बस, N2O4, 28:64, N2O5, 28:80। अब चेक कर लो, अगर मैंने एक एलिमेंट के मास को तो कर दिया फिक्स, ये तो कर दिया फिक्स, तो दूसरे का अगर जो मास रेशियो है, दूसरे की जो मास रेशियो है, अगर वो मल्टीपल आए, होल नंबर मल्टीपल होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि 1.25 आ गई 1.3, नहीं, दैट शुड बी ए होल नंबर। होल नंबर अगर मल्टीपल रेशियो आ रही है 16 से 32, तो दुगुना हो गया, 3 गुना हो गया, 4 गुना हो गया, 5 गुना हो गया। तो मल्टीपल में मास रेशियो आए, कीपिंग द मास ऑफ वन एलिमेंट कांस्टेंट, एक एटम का मास, किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास अगर हम फिक्स कर दें, और तो दूसरा एलिमेंट का मास अगर मल्टीपल रेशियो में, होल नंबर मल्टीपल मास रेशियो में आता है, तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो होता है। क्लियर हुआ? कुछ समझ में? ऐसे समझो और समझो आसान। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का बताओ और ऑक्सीजन 12:16, 12:32, समझ गए? तो एक का मास कांस्टेंट है और दूसरे का मल्टीपल रेशियो में आ रहा है, तो ये कौन से लॉ को फॉलो करेगा? मल्टीपल प्रोपोर्शन को। तो क्या डेफिनेशन बनेगी, ये आप लोग नोट डाउन कर लें, समझ में आसानी से आ जाएगा। ओके, तो क्या कहता है ये लॉ? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन टू or more, when atoms of two or more elements combine or react to produce two or more compounds, then keeping the mass of one element constant, the mass ratio of other element अगर दो से ही बना है तो एक एलिमेंट, और elements will be whole number multiple of each other। वो एक दूसरे का क्या रहेगा? होल नंबर मल्टीपल रहेगा मास रेशियो का। मास रेशियो ऑफ अदर एलिमेंट, और एलिमेंट्स विल बी होल नंबर मल्टीपल ऑफ ईच अदर। मैं फिर से समझाता हूं, क्या किया? जब एटम्स दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स के कंबाइन करते हैं, क्या बनाए? दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाए, तो क्या करते हैं? देन कीपिंग द मास ऑफ वन एलिमेंट कांस्टेंट, एक एलिमेंट का मास कांस्टेंट रखो, तो जो दूसरा एलिमेंट है उसका जो मास रेशियो है, दैट विल बी दी होल नंबर मल्टीपल ऑफ ईच अदर। वो एक दूसरे की होल नंबर मल्टीपल होगी। क्लियर है? सो दिस इज अबाउट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसके भी न्यूमेरिकल्स मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि एग्जाम में यही आ जाता है, वो कुछ डेटा देगा और तुमसे पूछेगा क्या ये लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को फॉलो करता है या लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का। एक ही ट्रिक है दोनों में, इसलिए सेपरेटली करवाएंगे इसको। तो अब इसकी लिमिटेशंस क्या है? तो लिमिटेशंस क्या है इसकी? लेट अस स्टार्ट। limitations of law of multiple proportion। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की लिमिटेशंस क्या है? सबसे पहली लिमिटेशन क्या है? इट इज नॉट अप्लाइड टू नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स। ओके, कई टर्म्स आ गई भाई इसमें। नॉन मीन्स तो सबको पता ही है। स्टोइकियोन से आया, मीट्रिक मिट्रॉन से आया है। तो मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट बोलते हैं।
जैसे ऐसे समझो, जैसे कि तुमने H2O देखा, H2O के अंदर हाइड्रोजन के 2 एटम थे, तो दिस इज द स्टोइकियोमेट्री ऑफ हाइड्रोजन। तो ये इस एलिमेंट को माप रहा है कि इस एलिमेंट के कितने एटम है, 2, ऑक्सीजन के कितने हैं, 1, तो ये इसकी स्टोइकियोमेट्री है। तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिनमें ये रेशो होल नंबर ना आए। तो फॉर एग्जांपल लाइक Fe0.950, तो क्या यहां पर ये होल नंबर रेशियो है क्या, होल नंबर रेशियो नहीं है, इसीलिए इन पर क्या अप्लाई नहीं होगा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, क्योंकि ये हमेशा ही कहां पर अप्लाई होता है, ये उन कंपाउंड्स में अप्लाई होगा जिनके अंदर होल नंबर मल्टीपल आएगा, किसका, मास की रेशियो का, तो वहां पर इट इज अप्लाई। क्लियर है आप लोगों को? नॉन स्टोइकियोमेट्री हमेशा याद रखना है कि नॉन स्टोइकियोमेट्री मतलब जहां पर होल नंबर एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट्स आर नॉट इन्वॉल्व, उसको बोलते हैं क्या, दैट इज नॉन एज व्हाट, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स। ओके ओके, द नेक्स्ट वन इज, दूसरा आएगा जहां पर कैटिनेशन होगी, जहां पर कैटिनेशन हो वहां पर ये लॉ फॉलो नहीं होता है। कैटिनेशन कैसे, लेट अस सी, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स याद होंगे, कंपाउंड्स कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज नॉट फॉलोड, ये फॉलो नहीं होता है, इज नॉट फॉलोड, because carbon has very high self linking ability, उसकी बहुत हाई सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी है, दैट इज कैटिनेशन। अब कैटिना का मतलब क्या है, कैटिना मीन्स होता है सेल्फ लिंकेज, अपने आप से जुड़ना, सेल्फ लिंकेज। फॉर एग्जाम्पल लाइक मेरे पास CH4 है, तो यहां तो कार्बन नहीं जुड़ा, बट अगर मैं कहूं CC तो कार्बन जुड़ गया ना, तो क्या बन गया, CH3। क्लियर है? अब इसी तरीके से क्या हो गया, अब फिर कार्बन जुड़ गया, 3 कार्बन, CH3 CH2 CH3, ठीक है, ये बन गया। तो यहां पर अगर आप लोग देखेंगे रेशो 1 का मास कांस्टेंट करना आप लोगों ने, जैसे कि यहां पे था ये 12 ग्राम इस टू 4, यहां पे कितना हो गया 24 इस टू 6, यहां पे कितना हो गया 36 इस टू 6 और 2 8, यही हो गया ना भाई, यही आ रही है रेशो। अब सब का मास कांस्टेंट कर दो, 12 ग्राम को 1 ग्राम बना दो, फिक्स कर देते हैं 1 ग्राम, तो 1:4/12, 1:6/24, 1:8/36, यही हो गया। अब ये मास तो कांस्टेंट हो गया। अब ये रेशो देखते हैं कि क्या ये कांस्टेंट आ रही है हाइड्रोजन की 3 कंपाउंड्स में, चेक करें, 4/12, 6/24 और 8/36, क्या ये होल नंबर मल्टीपल बना क्या, दिस इज 1/3, दिस इज 1/4 और ये कितना हो गया, दिस इज 2/9, 2/9, तो क्या ये होल नंबर मल्टीपल बन रहा है क्या, बिल्कुल नहीं है ये होल नंबर मल्टीपल। तो अगर हम लोग ये 1/3 1/9 आ जाता तो होल नंबर मल्टीपल था, बट ये 2/9 है, तो क्या ये होल नंबर मल्टीपल है क्या, तो ये होल नंबर मल्टीपल रेशियो में नहीं आते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, इसीलिए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को ये कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉलो नहीं करते हैं। क्लियर है भाई सभी स्टूडेंट्स को? तो ये है हमारे पास क्या, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मैंने जैसा बताया था, मैं आज के इस लेक्चर में 3 लॉज पढ़ा रहा हूं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। जनरली 3 प्रोसेस में आपको दिखेगा, कहां पे, फिजिकल चेंज में, प्रेसिपिटेशन में और डीकंपोजिशन में, और कहीं मत लगाना इसको। फिर आता है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, जब एक ही कंपाउंड को कई सारे मेथड से बनाओ, एक ही कंपाउंड को कई सारे मेथड से बनाओ तो उनकी मास रेशो हमेशा फिक्स होती है, आप कोई भी मेथड अप्लाई कर लें। और फिर आता था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या होगा, जब 2 एलिमेंट
आपस में रिएक्ट करके बहुत सारे कंपाउंड्स बनाएंगे और उनमें से उन कंपाउंड का जो एक एलिमेंट है, सभी में सेम एलिमेंट का मास आपको क्या रखना है, कांस्टेंट, और बाकियों का अगर मास की जो रेशियो है वो होल नंबर मल्टीपल में आए, गुणा में आए। जैसे अगर मैं कहूं 1:2, 1/2:1/4, 1/8, ये भी होल नंबर मल्टीपल है। इनको उल्टा भी लिख सकते हो, 2:4:8, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना हम लोग। तो ये क्या है, मतलब उल्टा 8:4:2 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या आएगा, हमेशा आप लोगों को सेम वैल्यू मिलेगी। क्लियर है? तो ये जैसे 8 LCM हो गया ना, 8 LCM ले लेंगे तो क्या हो जाएगा ये, तो 4:2:1, तो ये रेशियो भी आप लिख सकते हो। तो ये देख सकते हो मल्टीपल है, 1 का 2 टाइम और ये 1 का 4 टाइम। जरूरी नहीं है कि 2 के बाद 3 ही आए, 2 के बाद 4 भी आए, तो मल्टीपल तो है ना, तो मल्टीपल होना चाहिए वो उसका, तो वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करता है। कौन इसको फॉलो नहीं करता है, जैसे कैटिनेशन जो शो करते हैं कंपाउंड्स, कैटिनेशन ज्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में दिखेंगे। कार्बन हैज दी हाईएस्ट, जितने भी एलिमेंट हम जानते हैं उन सब में कार्बन की कैटिनेशन, अब तक जितना हमें पता है, कार्बन की कैटिनेशन हाईएस्ट है। कैटिना का मतलब होता है सेल्फ लिंकेज, अपने आप से जुड़ना, कार्बन से कार्बन, फिर कार्बन से कार्बन, फिर कार्बन से कार्बन। इसी तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये लॉ फॉलो नहीं होता। और जिनमें नॉन स्टोइकियोमेट्री है, नॉन स्टोइकियोमेट्री का मतलब मैंने समझाया, जिनके अंदर जो कंपाउंड्स हैं वो होल नंबर, जिन कंपाउंड्स में जो एटम्स हैं उनकी रेशो होल नंबर ना होके फ्रैक्शंस में आ रही है, वो है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स। होपफुली क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में कल जो मैं बताऊंगा वो हार्डली 5 मिनट की होगी, जिसका सबको प्रॉब्लम रहती है कि सर ये तो न्यूमेरिकली सॉल्व नहीं हो रहा, ये हमें कुछ आइडिया ही नहीं हो रहा। मैं कल कुछ ट्रिक्स दूंगा आप लोगों को, जो नया वीडियो रहेगा उस वीडियो में, और उससे आपको हार्डली 1 मिनट में ही वो न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या डिफरेंस है। क्लियर? और फिर उसके बाद एक वीडियो बनाएंगे जिसमें दोनों लॉज को एक्सप्लेन करूंगा। ओके, सो बाय स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।